हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी राजनीतिक दल और दलीय नियम, पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम्स। ठीक है। भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। इसमें दो से अधिक पार्टियां हैं। हमारे देश भारत में तो कई पार्टियां हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टी है यानी नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, और कुछ जो है क्षेत्रीय दल होते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे या क्षेत्र के स्तर पर। तो बहुत तरह के हमारे यहाँ पार्टी है। इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, और भारत के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, और भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। दल बदल की नीति, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जो एमएलएज होते हैं वो अपना दल छोड़कर किसी और दल में मिल जाते हैं, तो इसको कहते हैं दल बदल की नीति। ठीक है। और इसके एंड में हम एमसीक्यूज करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज करेंगे इस चैप्टर से। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया इस पेपर में आता है। ठीक है। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पेपर जो है वो आप करा दीजिए मैम। तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। इसको डे बाय डे आपको एक एक करके चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल क्या है, इसके आधारभूत तत्वों की विवेचना करें। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन देयर फंडामेंटल एलिमेंट्स। राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो होता है ना, वो प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र के प्राण है। इनके अध्ययन के बिना प्रजातंत्र का अध्ययन अधूरा समझा जाता है। यानी जब तक पॉलिटिकल पार्टी का अध्ययन नहीं करेंगे आप, तब तक प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का अध्ययन अधूरा ही समझा जाएगा। क्योंकि जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ही भूमिका होती है, बहुत ही महत्व उनको दिया गया होता है। ठीक है। उनके पास शक्तियाँ होती है। राजनीतिक दलों के संगठन एवं कार्य प्रणाली को समझे बिना किसी भी राज्य में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के व्यवहारिक ढांचे या स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। पॉलिटिकल पार्टी के बिना सिद्धांतों का एकीकृत प्रकटीकरण, नीति का व्यवस्थित विकास तथा समुचित एवं व्यवस्थित चुनाव का होना संभव नहीं है। ये राष्ट्र के दिमाग को तरोताज़ा एवं जीवित रखते हैं तथा प्रशासन को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा एवं अर्थ। राजनीतिक दलों के अध्ययन के सिलसिले में अनेक अर्थ एवं परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। राजनीतिक दल उस संगठित मानव समूह को कहते हैं जो समान राजनीतिक उद्देश्य रखकर अपने देश का शासन पर शांतिमय एवं वैध तरीकों से आधिपत्य जमाना चाहता है। ठीक है। मतलब राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल मानव समूह का यानी जो ह्यूमन है उनके ग्रुप्स का एक संगठन है जो कि जिनकी उद्देश्य जो है वो समान राजनीतिक उद्देश्य होता है उनका, और वो क्या चाहते हैं, वो शांतिमय और वैध तरीकों से अपना शासन में आधिपत्य जमाना चाहते हैं। ठीक है। सबको शक्ति चाहिए होता है। हर एक राजनीतिक दल जो होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, वो क्यों लड़ते हैं, क्यों प्रचार प्रसार करते हैं, चुनाव में क्यों भाग लेते हैं, क्यों लड़ते हैं चुनाव, ताकि उन्हें सत्ता प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है देश का शासन पर शांतिमय एवं वैध तरीकों से यानी कि कानूनी तरीकों से आधिपत्य जमाना चाहते हैं। क्लियर? विद्वानों द्वारा इसकी प्रमुख परिभाषा इस प्रकार है। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल उन मनुष्यों का समूह है जो कुछ सिद्धांतों के आधार पर जिनसे वे सहमत हैं अपने संयुक्त प्रयत्नों से राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने के लिए सहमत रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज अ बॉडी ऑफ men united for promoting by this joint endeavors the national interest upon some particular principle in which they are all agreed। गिल क्राइस्ट का कहना है कि राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित दल है जो समान राजनीतिक विचारों में विश्वास की घोषणा करते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में thus be defined as are organized group of citizens who profess to share the
same political view and who by acting as a political unit try control the government. मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक दल मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है जो शासन शक्ति अपने हाथ में लेना चाहता है और उसे हस्तगत करने के लिए वह प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। शासन शक्ति अपने हाथ में लेने के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है जो या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो या व्यक्तिगत स्वार्थ हो या दोनों हो। मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे सिद्धांतों एवं नीतियों के समर्थन में संगठित संघ है जिन्हें वह सर्वाधिक संवैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाने के लिए प्रयत्नशील है। A political party is an association organized in support of some principles or policies which by constitutional means it endeavors to make the determinant of government. इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर समान विचार रखते हैं तथा जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक तरीकों से शासन यंत्र को हस्तगत करना चाहते हैं। राजनीतिक दल के आधारभूत तत्व। राजनीतिक दल की इन परिभाषाओं एवं विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके आधारभूत तत्व इस प्रकार है। राजनीतिक दल के आधारभूत तत्व। सजग नागरिकों की सदस्यता। सजग यानी सचेत जागरूक नागरिकों की सदस्यता राजनीतिक दलों का प्रमुख आधारभूत तत्व है। नागरिक ही अपने सिद्धांत एवं नीतियों के अनुसार शासन संचालन के लिए भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों का यानी अलग अलग राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। सजग नागरिक से तात्पर्य उन लोगों से है जो किसी न किसी सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, संगठन कायम करने या रखने की इच्छा और क्षमता रखते हैं तथा अपने को संगठित कर शासन संचालन में भाग लेने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो पहला तत्व हो गया राजनीतिक दल का सजग नागरिकों की सदस्यता, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाता ना जो जागरूक है, जो जिसका मतलब कोई सिद्धांत है, कोई लक्ष्य है राजनीतिक क्षेत्र में, वही जाता है। तो इसलिए कहा गया कि सजग नागरिकों की सदस्यता इसकी एक आधारभूत तत्व है राजनीतिक दल की। ठीक है, राष्ट्रीय हित का ध्यान। राजनीतिक दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित होना चाहिए। उनके सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यों द्वारा समग्र राष्ट्र के हित को प्रश्रय मिलना चाहिए। जो राष्ट्रीय हित में व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं उन्हें अपनी लोकप्रियता खो देनी होगी। ठीक है, मतलब यह कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो किसी भी देश के लिए, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित जो है सर्वोपरि होता है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट जो है सर्वोपरि होता है। तो इसको ध्यान में रखना राजनीतिक दलों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसका उद्देश्य होना चाहिए राजनीतिक हित को ध्यान में रखना। ज्ञान यानी नॉलेज। ज्ञान जो है राजनीतिक दल का एक आधारभूत तत्व है। प्रथम तत्व ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सके। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना सकती है। यानी कि ज्ञान या नॉलेज या शिक्षा जो है ये व्यक्ति के नेतृत्व का गुण होती है। ठीक है, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करने की, अपनी बातें बताने की, लोगों को अपनी बातें समझाने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, वही ना अपनी बातों को सही ढंग से रख सकते हैं किसी के सामने। इसलिए ज्ञान जो है राजनीतिक दल का एक आधारभूत तत्व है। प्राप्तियाँ, पोजीशंस, ज्ञान तत्व का आंतरिक स्रोत है। इसके अलावा शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं जिनमें प्राप्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख है। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत
प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति एक व्यक्ति का समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन ना तो यह एकमात्र स्रोत है और ना ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकेगा। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है कि संगठन ही शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, ऐसी कहावत है। इसलिए कहा गया कि संगठन जो है शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। विभिन्न प्रतिद्वंदितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती है तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ तथा व्यापारिक संघ इसके उदाहरण है। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतया राज्य ही है और इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल का आधारभूत तत्व संगठन भी है, ठीक है, क्योंकि संगठन जो है शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि एक कहावत भी है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, संगठन ही शक्ति है। इसी वजह से राज्य में शक्ति विद्यमान होता है क्योंकि एक संगठन है, ठीक है। तो इस प्रकार संगठन जो है पॉलिटिकल पार्टी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आकार, अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और यह सोचा जाता है कि एक संगठन का जितना बड़ा आकार होगा उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा दे, उसे असंतुलित बना दे और उसे परिस्थितियों के अनुकूल न रहने दे। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए शुद्धि आंदोलनों का आश्रय लिया जाता है, ठीक है। यानी राजनीतिक दल का जो एक महत्वपूर्ण तत्व है आकार, क्योंकि माना जाता है कि जितने लोग होंगे, जितना बड़ा संगठन होगा, जितना उसका आकार बड़ा होगा ना, जितना अधिक होगी उसमें सहभागिता होगी, जितने अधिक लोगों की, उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन कभी कभी यही बड़ा आकार जो है एक मुसीबत बन जाता है, क्योंकि इसमें इतना अधिक संख्या में लोग जुड़े होते हैं ना, नेता, जिसके कारण राजनीतिक मतभेद विचारधारा का मतभेद हो जाता है। तो इसीलिए कई बार पार्टियां जो होती है, राजनीतिक पार्टियां, वो सिद्धि आंदोलन का आश्रय लेती है, यानी अपने आकार को सीमित करने की प्रयास करती है ताकि पार्टी में जो है एकता बनी रहे, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है डगमगाए नहीं, एक उद्देश्य हो। क्लियर। सत्ता, अथॉरिटी, शक्ति की तीसरी महत्वपूर्ण स्रोत सत्ता है। जिन तत्वों के कारण शक्ति अधिक शक्तिशाली बनती है हम उसे सत्ता कहते हैं। बल प्रयोग भी शक्ति का एक स्रोत है। बल के प्रयोग द्वारा प्रतिक्रियाओं को रोका जा सकता है। आर्थिक साधन भी शक्ति का एक स्रोत है, क्योंकि इसका प्रयोग करके विभिन्न लोगों को अपने प्रभाव में लाया जा सकता है। राजनेता इसके जरिए अशिक्षित जनता का मत खरीद लेते हैं, ठीक है। आर्थिक साधन यानी धन जो होता है, पैसा, उसकी वजह से जो है राजनीतिक दल अपने लिए वोट खरीदते हैं। इनडायरेक्टली कहा जाए तो आप लोग देखते हैं ना, अलग अलग पार्टीज कहते हैं कि हम 2000 देंगे, हम 5000 देंगे अगर जीत गए, सत्ता में आ गए तो इस प्रकार जो है अर्थ जो है यानी धन जो है वो भी शक्ति का एक स्रोत है, क्योंकि इसका प्रयोग करके विभिन्न लोगों को अपने प्रभाव में लाया जा सकता है। राजनेता इसके जरिए ही अशिक्षित यानी जो कम पढ़ी लिखी जनता है या अनपढ़ जनता है, अशिक्षित जनता है, उनका मत यानी वोट खरीद लेते हैं। शस्त्र अस्त्रों पर नियंत्रण, कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर नियंत्रण इसलिए पा लेता है क्योंकि उसके पास शस्त्र अस्त्र होता है, जिससे लोग डर जाते हैं, ठीक है, डरते जाते हैं। प्रेम और प्रभाव, शक्ति की अभिव्यक्ति केवल ताकत या प्रत्यक्ष दबाव के माध्यम से ही नहीं होती, बल्कि प्रेम का प्रभाव के प्रदर्शन से भी होती है। प्रेम और प्रभाव से बड़ी बड़ी शक्तियों को झुकाया जा सकता है, जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने प्रेम और प्रभाव से अंग्रेजों को झुका दिया। व्यक्ति आकर्षण, कभी कभी व्यक्ति विशेष का आकर्षण भी शक्ति का स्रोत बन जाता है, जैसे कि भारतवासी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को याद कर न सिर्फ शक्ति अर्जित करते हैं बल्कि अपने को अनुशासित भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व का आकर्षण था, उनके आह्वान पर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे ना,
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। इस प्रकार व्यक्ति का आकर्षण भी जो है राजनीतिक दल का एक आधारभूत तत्व है। विश्वास, शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत विश्वास है, क्योंकि यदि आप किसी पार्टी पर विश्वास नहीं करेंगे तो सब वोट नहीं डालेंगे, सिंपल सी बात है। शक्ति के स्रोत एवं आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर ही आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है। शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है। प्रोफेसर मैकआइवर ने शक्ति के इन विभिन्न तत्वों का वर्णन करने के बाद कहा है कि शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। भारतीय दल व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जो है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल का महत्व विशेष रहता है, खास रहता है। वास्तव में राजनीतिक दल प्रजातंत्र में प्राणवायु के समान है। यदि आप सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोकतंत्र का ऑक्सीजन के जैसा है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप प्रतिनिधि मूलक रहता है। इस प्रतिनिध्यात्मक प्रजातांत्रिक व्यवस्था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के बीच में ही करती है। संक्षेप में राजनीतिक दलों का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। यह जनता तथा सरकार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के द्वारा तथा प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता द्वारा शासन कार्य संचालन करने का दायित्व सौंपा जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य हो जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनमत का निर्माण करने में राजनीतिक दल ही सहायक होते हैं, ठीक है। जनमत यानी जनता की जो जनता को एकत्रित जनता का जनमत यानी कि जनता का जो सहयोग लेने में, ठीक है, जनता की सहमति लेने में पॉलिटिकल पार्टी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। प्रजातांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विरोधी दल का रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारा जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे कि भारत है, इसमें सिर्फ सत्तारूढ़ दल यानी जो पावर में जो पार्टी है उसका ही महत्व नहीं, बल्कि जो विरोधी पार्टी होती है ना उसका भी उतना ही महत्व है। जनता के समक्ष सत्तारूढ़ दल का विकल्प भी विरोधी दल के रहने के कारण सामने रहता है। सत्तारूढ़ दल की असफलता की स्थिति में जनता आगामी निर्वाचन में विरोधी दल को सत्ता सौंप दे सकती है। इस कारण विरोधी दलों का रहने से सत्तारूढ़ दल भी नियंत्रित, मर्यादित और उत्तरदायी बना रहता है, ठीक है। क्या होता है, जो सत्तारूढ़ दल होती है, जो पावर में जो पार्टी है, वो उसमें कंट्रोल रखने के लिए, इसको मर्यादा में रखने के लिए, ठीक है, दूसरा जो दल होता है विरोधी दल, उसका भी होना आवश्यक है, ठीक है, जिसके वजह से वो जवाबदेह होता है, उत्तरदायी बनता है जो सत्ता में दल है, सत्तारूढ़ दल है। राजनीतिक दल जनता में राजनीतिक चेतना बनाए रखने और उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। भारत के राजनीतिक दलों की विशेषताएं। प्रजातांत्रिक देशों की ही भांति भारत में भी संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को तो कोई मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विचार की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संस्था बनाने का जो अधिकार है, उसी के अंतर्गत राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। संविधान में भले ही औपचारिक रूप से राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं दी गई हो, पर व्यवहारिक दृष्टि से भारत की राजनीति में राजनीतिक दल सक्रिय बने रहे हैं। इस संबंध में ये तथ्य जो है महत्वपूर्ण है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 के बाद से ही अनेक राजनीतिक दल सक्रिय थे, एक्टिव थे, किंतु 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून द्वारा ही संवैधानिक दृष्टि से उन्हें मान्यता दी गई है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून कब आया था? 1985 में। 1968 ईस्वी में निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह का आवंटन करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का उल्लेख किया था और उन शर्तों का भी उल्लेख किया था
जिस आधार पर आयोग किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि राजनीतिक दल को मान्यता आयोग जो है किस आधार पर देगी, वो भी उसकी भी चर्चा की गई थी। भारतीय राजनीति में व्यवस्था के ये अनेक राजनीतिक दल सक्रिय रहे हैं। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा इन दलों का चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी रूप में संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के ये अंग नहीं रहे हैं। 1985 ईस्वी के दल बदल निषेध कानून के पारित होने के साथ ही राजनीतिक दलों को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि राजनीतिक दलों को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई, तो 1985 में। ठीक है, क्योंकि 1985 में दल बदल निषेध कानून पारित हुआ था और उसी के साथ राजनीतिक दलों को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि जो भी राजनीतिक दल 15 जून 1989 के बाद अस्तित्व में रहेंगे, उन्हें 14 अगस्त 1989 ईस्वी के पूर्व पंजीकृत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। फिलहाल 9 राष्ट्रीय दल, 38 राज्य स्तरीय दल और अनेक अमान्यता प्राप्त दल हैं। राष्ट्रीय दलों में से वास्तव में 6 दल ही राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल शेष नाम मात्र के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दल जो है उनके क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। आधुनिक लोकतंत्रीय शासन में राजनीतिक दलों के कार्य इस प्रकार है। राजनीतिक चेतना का प्रचार। राजनीतिक दल समय समय पर सार्वजनिक सभाओं में भाषण देकर, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारण करके, पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रचार करके राजनीतिक प्रश्नों पर जनता की चेतना जगाने का कार्य करते हैं। चुनाव के समय दल अपने अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास करते हैं। यानी ये लोग कोशिश करते हैं अपने भाषण से, अपने मैनिफेस्टो से जनता को अपने पक्ष में करने का कोशिश करते हैं, तभी ना उनको वोट मिलेगा और वो निर्वाचन विजय करेंगे। जनता उन सब के बारे में सोच समझकर निर्णय करती है कि कौन सा दल और उसकी नीतियाँ उचित है। लॉवेल राजनीतिक दलों को विचारों के दलाल, ब्रोकर्स ऑफ आइडियाज कहता है। राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्या को जनता को ज्ञान कराना, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया में वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज जनता को राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं से अवगत कराती है, उसे बताती है कि क्या क्या आर्थिक और राजनीतिक समस्या है। जनसाधारण के लोग अपने राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता था, या वे इतने परिपक्व विचारों के नहीं होते कि उन्हें समझ सके, या उनके समाधान सीमित हो, या उनमें इसके प्रति रुचि ना हो। राजनीतिक दल जो है जनता को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हैं और जनता का ध्यान उन पर लाकर जनता का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो भारत की जनता जो है, या कोई भी जनता जो है, वो राजनीति में हर कोई उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, रुचि नहीं लेता है, या तो अपने घर की समस्याओं में इतना उलझा होता है कि उसे अन्य आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं, देश की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं समझ में नहीं आती है। ठीक है, या उनके साधन सीमित होते हैं, या उन्हें उनके प्रति रुचि नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है। तो राजनीतिक दल का क्या कार्य, राजनीतिक दल जो है जनता को आर्थिक एवं राजनीतिक सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हैं और जनता का ध्यान उन पर लाकर जनता का सहयोग चाहते हैं। क्लियर। शासन सत्ता को मर्यादित करना। शासक दल कहीं अपने बहुमत के आधार पर सरकार की शक्तियों और धन का दुरुपयोग ना करे, जनता के हितों की उपेक्षा ना करे, तानाशाही रवैया प्रयोग ना करे। इन सब कारणों से विरोधी राजनीतिक दल सरकार पर अंकुश लगाकर उसे मर्यादा में रखना चाहते हैं। यदि सत्ता दल फिर भी ना माने तो विरोधी दल सत्ता पक्ष के
विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, जनमत जगाते हैं, जेलें भरते हैं, सभाएं करते हैं, जिससे सत्ता पक्ष दल मर्यादा में रहे। शासन तंत्र का अधिकार की चेष्टा। राजनीतिक दल निर्वाचनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दल निर्वाचनों में अपने अधिक से अधिक प्रतिनिधि खड़े करते हैं। प्रतिनिधि अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव में प्रचार करते हैं। उनका उद्देश्य चुनाव में जीतकर बहुमत बनाना होता है। बहुमत वाला दल ही सरकार बनाता है, ठीक है, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही सरकार बनाता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जो है सरकार बनाता है। अतः शासन में आकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य शासन तंत्र पर अपना अधिकार करना होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का कार्य क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य स्थापित करती है। सरकार एक सावयव के समान होता है। इसकी सफलता के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन होने से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दो दल अलग अलग प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में एक ही दल प्रभावी होता है, इसलिए दोनों में सामंजस्य होना अनिवार्य है। व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता एवं संगठन। राजनीतिक दलों के कारण ही व्यवस्थापिका में सदस्यों के बीच एकता तथा संगठन स्थापित रहता है, यानी राजनीतिक दल जो है व्यवस्थापिका के सदस्यों के बीच में एकता और संगठन स्थापित करने का कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका में दल के सचेतक विप्स होते हैं, जो समय समय पर अपने सदस्यों को दल की नीतियों के समर्थन के लिए सचेत करते रहते हैं। अपने दल की नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्यों के विरुद्ध राजनीतिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार राजनीतिक दल व्यवस्थापिका में अपने सदस्यों के बीच संगठन स्थापित करते हैं। निर्वाचकों से संपर्क बनाना। राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? जनता और सरकार के मध्य जो है कड़ी का या पुल का कार्य करते हैं। ये दल जनता की शिकायतों, शासन तंत्र की ज्यादतियों, लापरवाहियों, भ्रष्टाचारों को सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर सरकार का उत्तर जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। विरोधी दलों की जागरूकता और लगातार की आलोचना करने से सरकार पथभ्रष्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। विरोधी दल जो होते हैं वो जागरूकता और लगातार जो है आलोचना करती है ना सरकार के, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी, इसलिए सरकार जो है पथभ्रष्ट नहीं होती, भटकती नहीं, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करना। पॉलिटिकल पार्टी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी कार्य करती है। राजनीतिक दल समय समय पर देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों की आलोचना करके तथा देश में राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करके सांस्कृतिक विकास में सहायता करते हैं। भारत में दलों ने हरिजन उद्धार, अस्पृश्यता का अंतर, जमींदारी उन्मूलन, भूमि वितरण आदि भी सहयोग दिया है। सरकारी कर्मचारी का निर्वाचन। राजनीतिक दल योग्य और कुशल व्यक्तियों को प्रशासन में लाने का प्रयास करते हैं। निर्वाचन में चुने हुए व्यक्ति ही सार्वजनिक पदों पर आते हैं, जिससे प्रशासन में कुशलता आती है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में दल सहायता करते हैं। संसदीय प्रजातंत्र में दल के प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और शासन चलाते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में भी दल राष्ट्रपति का प्रशासन में सहायता करते हैं। राजनीतिक दल जो है जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। प्रजातंत्र में दल जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे जनता का ध्यान सार्वजनिक प्रश्नों एवं समस्याओं की ओर आकर्षित करते हैं। सभा, अधिवेशन, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न आदि के माध्यम से आदि के द्वारा वे जनता में राजनीतिक जागरण उत्पन्न करते हैं।
राजनीतिक दल संसद में प्रश्न करके, जुलूस, आंदोलन आदि का भी सहारा लेते हैं, जिसमें जनता भी सहयोग करती है। जनमत का निर्माण करना। पॉलिटिकल पार्टीज जो है पब्लिक ओपिनियन का, जनमत का निर्माण करती है। आधुनिक काल में राज्य की समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही है। जनसाधारण व्यक्ति उन्हें आसानी से नहीं समझ सकता है। राजनीतिक दल ही ऐसे प्रश्नों को जनता तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के पक्ष में जनमत बनाना भी दलों का काम है। मैकाइवर ने कहा है कि राजनीतिक दल वे अभिकरण हैं जिनके माध्यम से सार्वजनिक राय की सार्वजनिक नीति में परिवर्तित किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का संचालन करती है और सरकार तथा वैकल्पिक सरकार का निर्माण करती है। चुनावों का संचालन करना। आधुनिक प्रजातंत्र के युग में सार्वभौम वयस्क मताधिकार से मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी अवस्था में अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ने में असमर्थ होता है, क्योंकि धन और कार्यकर्ताओं के अभाव में वह अपना परिचय अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं तक नहीं पहुंचा सकता है। आज स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार वे ही खड़े होते हैं जिन्हें दल अपना टिकट नहीं देते हैं, इसलिए उनकी साख जनता में कम होती है। डॉक्टर फाइनर के अनुसार राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचन या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। सरकार तथा वैकल्पिक सरकार का निर्माण करना। निर्वाचनों में जो दल बहुमत में आता है वह सरकार बनाता है और जो दल अल्पमत में होता है वह विरोधी दल कहलाता है। संसदीय प्रजातंत्र में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और उसका अपना मंत्रिमंडल होता है, जबकि विरोधी दल का नेता विपक्ष का नेता होता है और उसका छाया मंत्रिमंडल होता है, जो विकल्प के लिए होता है कि यदि कभी बहुमत दल की सरकार गिरे और उसके कुछ सदस्य विपक्ष की पार्टी से आ मिले तो विपक्ष बहुमत में आकर सरकार बना सके। भारत के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत में राजनीतिक दलों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आर्थिक विचारधारा पर आधारित दल, दूसरा है साम्यवादी दल, तीसरा है सांप्रदायिक दल और चौथा है क्षेत्रीय दल। समग्र रूप में भारत के राजनीतिक दलों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। अखिल भारतीय राजनीतिक दल, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज। अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दल उन्हें कहा जाता है जो आधिकारिक रूप में व्यापक क्षेत्र में होते हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त रहता है। अखिल भारतीय दलों का लोकसभा में 4% सीट या 4% वोट मिलने चाहिए। अखिल भारतीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आदि दलों को सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज। राजनीतिक दलों का दूसरा समूह क्षेत्रीय दल है, जो कि किसी क्षेत्र विशेष या प्रादेशिक स्तर में होते हैं। ये दल यानी क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं। इनका नाम उस क्षेत्र की भाषा, धर्म, प्रजाति, सांस्कृतिक या क्षेत्र के आधार पर होता है। वर्तमान में इन क्षेत्रीय दलों का साझा सरकार में महत्व अधिक बढ़ा है। क्षेत्रीय दलों के सदस्य अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ सरकार के समक्ष रखते हैं तथा सार्वभौमिक कल्याण के बजाय क्षेत्र विशेष के कल्याण पर जोर देते हैं। क्षेत्रीय पार्टी जो है क्षेत्र विशेष के कल्याण पर जोर देते हैं। क्षेत्रीय दलों में प्रमुख दल इस प्रकार है: डीएसके और एडीएमके तमिलनाडु, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में, असम गण परिषद असम में। तो ये जो है कुछ क्षेत्रीय दलों के नाम हैं। सांप्रदायिक दल, कम्युनल पार्टीज। तीसरे समूह में वे दल आते हैं जिनकी सदस्यता क्रम किसी धर्म संप्रदाय के संगठन के आधार पर होती है। सांप्रदायिक दल में सदस्यों की सदस्यता किसी खास धार्मिक या वंशानुगत आधार पर होती है। ये दल हमेशा अपनी जाति या धर्म की रक्षा या उसकी उन्नति का प्रयास करते हैं। इन दलों के द्वारा सामान्यतः किसी विशेष धर्म या मत की भावनाओं को बढ़ाया या सम्मान देना होता है।
भारत के कुछ प्रमुख सांप्रदायिक दल इस प्रकार है: मुस्लिम लीग केरल में, अकाली दल पंजाब से और शिवसेना महाराष्ट्र से। तदर्थ दल एड हॉक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के अंतिम समूह को तदर्थ दल के नाम से जाना जाता है। ऐसे दलों का संगठन किसी शक्तिशाली व्यक्तियों अथवा स्थानीय और राज्य के मुद्दों के आधार पर होता है। ये तदर्थ दल जो होते हैं यह इनका संगठन किसी शक्तिशाली व्यक्तियों अथवा स्थानीय और राज्य के मुद्दों के आधार पर होता है। ये तदर्थ या अस्थायी दल बहुत दिनों तक टिक नहीं सकते। कुछ दल थोड़े समय तक राजनीति में दखल देते हैं और कुछ तो बिल्कुल अस्तित्व में आने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के दलों का बनना या बनाना नेताओं की नाराजगी या सत्तारूढ़ या मजबूत पार्टी को डराना या धमकाना होता है। उदाहरण के लिए विशेष शक्तिशाली नेता अर्जुन सिंह का तिवारी कांग्रेस बनाना, माधवराव सिंधिया का मध्य प्रदेश विकास पार्टी बनाना तदर्थ दल ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये दल अस्तित्व में आने से पहले ही जल्द ही समाप्त हो गए। इसी प्रकार बंगला कांग्रेस, केसल कांग्रेस, चरण सिंह की बीडी के आदि तदर्थ पार्टियां ही रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की दल प्रणाली के विकास और विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, यानी भारत में जो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसकी क्या विशेषताएं हैं। डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी है, वर्णन करें। ठीक है, यानी भारत का जो राजनीतिक दल व्यवस्था है वो राष्ट्र उन्मुख ना होकर व्यक्ति उन्मुख है, बताए। द सिस्टम पार्टी सिस्टम इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन। भारतीय दलीय राजनीति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सभी आधुनिक राजनीतिक दलों की उत्पत्ति किसी न किसी रूप में कांग्रेस से ही हुई है। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती रही थी, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और प्रवृत्तियों में अभिजात्य वर्गीय राजनीतिज्ञ सम्मिलित थे। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस में अनेक गुट थे। राजनीतिक मुद्दों पर असहमति के कारण कुछ गुट कांग्रेस से अलग हो चुके थे। ठीक है, यानी स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस में अनेक गुट थे और राजनीतिक मुद्दों पर उनमें असहमति हुई, जिसके कारण कुछ गुट जो है कांग्रेस से अलग हो गए, कुछ गुट स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस से अलग हो गए। और वस्तुतः इस पृथक्करण का या अलगाव का वास्तविक कारण विचारधारागत नहीं था बल्कि वैयक्तिक था। आज भी शासक दल के असंतुष्ट गुट और विरोधी दलों के असंतुष्टों का अपने अपने दल में मतभेद वैचारिक कम वैयक्तिक अधिक है। भारत के दल प्रणाली की विशेषताएं। भारत में दल प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत में दल प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार है। बहुदलीय पद्धति, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। भारत में बहुदलीय पद्धति विद्यमान है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। 1977 ईस्वी में कई दलों के जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक दल के ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ गई थी। इसी प्रकार की स्थिति सन 1989 की 9वीं लोकसभा के निर्वाचनों के समय हो गई थी। इस समय भी राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी दलों के बाह्य सहयोग से सरकार का निर्माण किया गया था, परंतु कांग्रेस एवं जनता दल से पुनर्विघटन के बाद पुरानी पद्धति लागू हो गई। अतः भारत को बहुदलीय पद्धति वाला प्रजातंत्र ही कहा जा सकता है। अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारे देश में क्षेत्रीय दलों की भी संख्या काफ़ी है, यानी भारत में नेशनल लेवल के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो है ही, साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें स्थापित है। एक राजनीतिक दल का वर्चस्व, डोमिनेशन ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। भारत की दलीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि इसमें एक राजनीतिक दल का वर्चस्व रहा। देश में केंद्र में एक दल का ही वर्चस्व बना रहा है। 1952 से लेकर अब तक केंद्र में केवल कुछ समय को छोड़कर अधिकांशतः कांग्रेस ही सत्ता में बनी रही है। गुजराल के नेतृत्व वाली केंद्र की संयुक्त मोर्चा सरकार तो कांग्रेस से बाहरी समर्थन पर ही टिकी हुई थी।
वर्तमान में भी केंद्र कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार पदारूढ़ है, जिसे अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है। ये बुक थोड़ा पुराना है शायद इसलिए। अभी कांग्रेस नहीं, बीजेपी की सरकार है, ठीक है। क्षेत्रीय दलों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। भारत में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व केंद्र में स्थिर सरकार की स्थापना के लिए चुनौती है। ऐसे दलों में अकाली दल, डीएमके, अन्ना डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिक्किम संग्राम परिषद, तेलुगु देशम, शिवसेना, असम गण परिषद आदि प्रमुख क्षेत्रीय दल है। सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व, लाइफ ऑफ कम्युनल पार्टीज। भारत में सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व सदा ही बना रहा है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, जमायते इस्लामी आदि विभिन्न दल देश में अस्तित्व में बने हुए हैं। भारत की दल प्रणाली की विशेषता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और नीतियों में स्पष्ट अंतर नहीं है। नॉट मच डिफरेंस इन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रमों में कोई खास और स्पष्ट अंतर नहीं देखने को मिलता है। सभी दलों का प्रजातंत्र और समाजवाद में विश्वास है। उनके कार्यक्रम भी लगभग समान हैं। सभी दल गरीबी, बेरोजगारी, कीमतों में वृद्धि जैसी समस्याओं को हल करने के लिए अपने को कृत संकल्प बताते हैं। साम्यवादी दल यानी मार्क्सवादी जैसे वामपंथी पार्टियां कुछ भिन्न कार्यक्रम रखती है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि भारतीय दल प्रणाली की विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि इसमें बहुत से महत्वपूर्ण गुणों की कमी है जो दलीय सरकार की सफलता के लिए अनिवार्य है। बहुदलीय प्रणाली, एक दल की प्रधानता, सांप्रदायिकता, दल बदल, अपराधीकरण आदि भारतीय दल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं जो संसदीय शासन प्रणाली के लिए घातक है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन डेमोक्रेसी। प्रजातांत्रिक पद्धति में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में राजनीतिक दल सरकार बनाने का अनिवार्य साधन है। इसमें अविच्छिन्न संबंध है। टीवी स्मिथ के अनुसार निसंदेह राजनीतिक दल प्रजातंत्र की संदेशवाहिका है। राजनीतिक दल जनता को विभिन्न मंचों के प्रति जागृति उत्पन्न करते हैं। जनतंत्र के उद्देश्य जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार की प्राप्ति में सहायक बनते हैं। प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में राजनीतिक दलों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं इस प्रकार है। जनहित की नीतियों का निर्धारण, फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज। राजनीतिक दल लोकतंत्री पद्धतियों को व्यावहारिक रूप देते हैं। वे जनता को राजनीतिक रूप से सजग बनाते हैं तथा जनता के हित में अपने कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित करके उन्हें उसके समक्ष रखते हैं, जिससे शासन को अपनी नीतियों के निर्धारण में सुगमता होती है। जनमत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावों में ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाते हैं जो दल के कार्यक्रमों और नीतियों में विश्वास करते हो और कार्यान्वित करने में सक्षम हो। जनता को आकर्षित करने तथा अपना अनुगामी बनाने के लिए देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से उसके सम्मुख रखते हैं और जनमत जुटाने का प्रयत्न करते हैं। प्रशासन में समन्वय तथा एकरूपता की स्थापना। पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रशासन में समन्वय और एकरूपता की स्थापना करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। राजनीतिक दल प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में समन्वय स्थापित करते हैं। संसदीय शासन पद्धति में व्यवस्थापिका में बहुमत दल की कार्यकारिणी होने के कारण दोनों में परस्पर मेल रहना स्वाभाविक ही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी दलों का विशेष महत्व है। इसका कारण यह है कि उसमें शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। दल अन्य लोकतंत्रीय संस्थाओं तथा शासन इकाइयों जैसे स्थानीय और राज्य प्रशासन और केंद्र में सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्योंकि सभी स्तरों पर दल के सदस्य दलीय अनुशासन एवं दल की नीतियों और कार्यक्रमों से दीक्षित रहते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के प्रति जागरूकता दलों का एक कार्य है। यह सार्वजनिक समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। अवेयरनेस टुवर्ड्स पब्लिक
प्रॉब्लम्स। राजनीतिक दल विभिन्न सभाओं, रैलियों तथा सेमिनारों के आयोजन करके तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनहित की समस्याओं के प्रति जनमत जागृत करते रहते हैं। राष्ट्रीय समस्याओं तथा कठिनाइयों तथा इनके समाधान के लिए अपने दल के सुझावों को भी जनता के सम्मुख रखकर ये देश को सुदृढ़ बनाते हैं। जनतंत्र का स्नेहक तेल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ डेमोक्रेसी। राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ राष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथा जनतंत्र रूपी मशीनरी के लिए स्नेहक तेल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का कार्य संपन्न करते हैं। यानी कि जनतंत्र को, लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाने में पॉलिटिकल पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय राजनीति में दल बदल पर टिप्पणी लिखे। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफेक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स। दल बदल और उसका विकास, डिफेक्शन एंड इट्स डेवलपमेंट। चौहार समिति ने दल बदल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के सुरक्षित चुनाव चिन्ह पर संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा का परित्याग करता है अथवा उस राजनीतिक दल से संबंध विच्छेद करता है और उसका यह कार्य उसके दल के किसी सामूहिक निर्णय का परिणाम नहीं है, तो यह माना जाता है कि उसने दल बदल किया है। चौथे, आम चुनाव के बाद कई राज्यों में किसी दल विशेष को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, अतः संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। विधायकों को इससे व्यक्तिगत रूप से अवसर मिला कि वे उस मोर्चे या दल में शामिल हो जाएं जिसमें उन्हें मंत्री पद, अन्य कोई लाभ मिलने की आशा हो। हर दल इस स्पर्धा में लग गया कि वह अन्य दल के विधायकों को अधिकतम संख्या में तोड़कर अपना बहुमत प्रदर्शित करे और सरकार बनाए। इससे दल बदल और प्रति दल बदल दोनों ही शीघ्रता से हुए। दल बदल की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती ही गई। सन 1957 से 67 के दशक में 542 दल बदल की घटनाएं हुई। 1967 में 438 सदस्यों ने दल बदल किया। 1967 से 1973 की अवधि में 2700 विधायकों ने, एमएलएज ने विभिन्न स्वार्थों से, यानी अलग अलग अपने अपने स्वार्थ से दल बदल किया। इनमें से 15 मुख्यमंत्री बने तथा 212 को मंत्रिपरिषद प्राप्त हुए। संपूर्ण देश में दल बदलुओं की संख्या 4000 हो गई। व्यापक दल बदल के कारण 6 राज्यों में सरकार बिगड़ा और बना। 6 राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित करना पड़ा और 4 राज्यों में विधानसभाएं भंग कर पुनः चुनाव कराए गए। सबसे अधिक दल बदल बिहार में हुआ, जहां 84 विधायकों ने दल बदले। मध्य प्रदेश में 66 विधायकों ने दल बदले और उत्तर प्रदेश में 63 ने। दल बदल के क्या कारण होते हैं? कॉजेस ऑफ डिफेक्शन। दल बदल के प्रमुख कारण इस प्रकार है। प्रथम, कांग्रेस की आंतरिक गुटबंदी रही। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उच्च कांग्रेस नेता अपने अनुयायियों को लेकर दल से चले गए। दल बदल का दूसरा मुख्य कारण धन तथा सत्ता का लालच था। अक्सर विधायकों को अपने दल में फूट के लिए रिश्वत दी गई, मंत्री पद या अन्य लाभ के पद का लालच दिया गया तथा उन्हें पुरस्कार देने के लिए लालच दिया गया। दल बदल को जन्म देने में कांग्रेस का भी योगदान है। 1963 ईस्वी के चुनाव के बाद जब राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस की शक्ति कम हो गई तो कांग्रेस का संसदीय बोर्ड ने 27 फरवरी 1967 को एक निर्णय लिया जिसके अनुसार कांग्रेस किसी भी राज्य में साझे मंत्रिमंडलों में सम्मिलित नहीं हो सकती थी। इस निर्णय से निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस में शामिल होने का आह्वान किया गया। कांग्रेस का आशय स्पष्ट था कि वे कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय करें और पुरस्कार स्वरूप सत्ता में भाग लें। इससे प्रेरणा लेकर विरोधी दलों ने भी सत्ता प्राप्त करने के लिए यही मार्ग अपनाया। मतलब सत्ता में आने के लिए दल बदल मुख्यतः होता है, ठीक है। और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे राजनीतिक दल जो है अपनाते हैं ताकि उन्हें बहुमत प्राप्त हो और वो चुनाव में विजय घोषित हो जाए और उनके हाथ में जो है पावर आ जाए, सत्ता आ जाए, ठीक है।
दल बदल करने वालों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सत्ता या धन के लालच से नहीं बल्कि वैचारिक मतभेद के कारण अपने दल से अलग हुए थे और उनका यह कदम अनुचित नहीं कहा जा सकता था। जब उत्तर प्रदेश में मध्य अवधि चुनाव हुए तो दल बदलुओं द्वारा निर्मित भारतीय क्रांति दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। मध्य अवधि चुनाव में दल बदल विधायकों को सभी राज्यों में कुल कितने मत मिले उतने सभी विरोधी दलों को सम्मिलित रूप से भी नहीं मिले थे। 1977 में विपक्षी दलों के मिलन द्वारा जनता पार्टी का जन्म हुआ और कांग्रेस की शक्ति छीड़ हुई यानी कम हुई। वह सत्तारूढ़ दल से विरोधी दल बन गई। जुलाई 1989 में जनता पार्टी में दल बदल का क्रम चला तो जनता सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। केंद्र में कोई भी दल बहुमत में नहीं रह गया। राष्ट्रपति को संसद भंग करके नए चुनाव का आदेश देना पड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस आई में चले गए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। राजनीतिक दल प्रजातंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये सही बात है ना। अभी हमने जाना कि इसका क्या महत्व है, इसके क्या कार्य है, तो इस प्रकार ये ट्रू होगा। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल का महत्व विशेष रहता है, ट्रू सही है। 6 दल की वास्तव में राष्ट्रीय स्तर के दल है, सही है। 6 ही दल है ना राष्ट्रीय स्तर पर भारत में। आधुनिक युग में दलीय पद्धति प्रजातंत्र के लिए प्राणवायु के समान है, सही है, ट्रू। संसदीय प्रजातंत्र में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री ही संसदीय प्रजातंत्र में बहुमत दल का नेता होता है। पंडित नेहरू के अनुसार भारत में राजनीतिक दलों की मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में, ठीक है। वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।